नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की कथाएं सत्य का दर्पण प्रतीत होती हैं। उनकी कथाओं के पात्र, दृश्यांकन, घटनाएं, कल्पनाएं व रोचकता सत्यता के इतने करीब होती हैं कि पाठकों के हृदय पटल पे अपनी मधुर स्मृति छोड़ ही जाती हैं। आज भी उनकी रोचकता में वही ताजगी, वही उत्सुकता पाई जाती है जो हमें बार बार इन कथाओं को पढ़ने सुनने के लिए बाध्य करती हैं। आज उनकी हृदय स्पर्शी मार्मिक कथा जो मैं आपके सम्मुख पेश करने जा रही हूँ, उस अलौकिक कथा का नाम है सदगति। गांव में दुखी और उसकी पत्नी झुरिया अपने बच्चों के साथ बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। उस पर जवान बेटियों को कब तक वो घर में बैठाए रहते। गरीबी थी तो क्या, बेटियों के हाथ तो किसी तरह पीले करने ही थे। आज बेटी की सगाई थी तो घर में तड़के ही जगान हो गई थी। पत्नी झुरिया घर के हर भाग को अंदर से बाहर तक गोबर से लीप रही थी और दुखी सारे घर में झाड़ू लगा रहा था। अचानक झुरिया ने दुखी से कहा, पंडित जी को बुलवा लो और उनको बुलावा दे आओ, कहीं किसी और के दूसरे घर में ना जा के काम करने लगे तो अपना काम वापस रह जाएगा और हम फिर किससे बोलेंगे। दुखी और झुरिया पंडित के सत्कार के लिए बहुत बारीकी से व्यवस्था कर रहे थे। गरीब होने के बावजूद भी हर बात का ध्यान रख रहे थे। महुए के पत्तल का भी इंतजाम हो गया था क्योंकि बड़े आदमी इन्हीं पत्तलों पे खाना खाते थे और उनके बैठने के लिए खटिया तो थी नहीं, इसलिए घर में जो खटोला था उसी का इंतजाम किया गया था। पंडित जी के यहाँ खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं था, नहीं तो वो आने में नखरे करते और भगा देते। झुरिया ने एक बड़ा घास का गट्ठर ले जाना ही उचित समझा। पंडित घासीराम पूजा अर्चना समाप्त करके जैसे ही बाहर निकले तो दुखी ने उन्हें देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। घासीराम पंडित बोले, अरे दुखिया, आज कैसे सवेरे सवेरे चला आया? कोई काम था क्या मुझे? दुखी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, आज मेरी बेटी की मंगनी है, कुछ साइट सगुन विचारना है। पंडित जी ने उत्तर दिया, देख दुखिया, मैं दिन में तो बहुत काम से आज बिजी हूँ, हाँ शाम को चलूंगा तेरे साथ। ये सुनकर दुखी ने कहा, मालिक ये घास कहाँ रख दूं? पंडित जी ने कहा, इसे गाय के सामने डाल दे और जो मैं थोड़े से काम तुझे बता रहा हूं उनको कर दे। जाकर जरा द्वार पे पहले झाड़ू लगा दे, इसके बाद बैठक में कई दिन से लीपा नहीं गया है तो पूरी बैठक को जाकर लीप दे। और सुन, ये जो लकड़ियां बहुत सा ढेर पड़ा है, इनको भी चीर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दे और खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे उठाकर भूसौली में रख दे। थोड़े से काम है, जल्दी निपटा दे, फिर शाम तक चलते हैं तेरे घर। दुखी ने ये सब सुना तो सख्ते में आ गया। घर में बहुत से काम बाकी थे जो कि उसी को करने थे। ये सब काम जो पंडित जी ने बताए थे वो रात से पहले ना खत्म होने थे। अब वो परेशान हो गया लेकिन उनके सामने जुबान ना खोल सका और बेचारा दुखी गरीब परिवार के बात को ना टाल सका और उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी कि उनके सामने मुंह खोले। पंडित जी ने उसे कुछ सोचते देखा तो कड़ाई से बोले, अरे सोच क्या रहा है?
जल्दी हाथ चला, मैं अभी भोजन करके कुछ आराम करूँगा, इसके बाद देखा जाएगा शाम तक। दुखी काम में लग गया और जल्दी जल्दी हर काम निपटाने लगा। आज सुबह से अपने घर में भी काम में लगा था, भाग दौड़ कर रहा था, तो उसने घर में पानी तक ना पिया था और इस समय तक वो भूखा प्यासा था। वहाँ अभी सारा काम बाकी था। यही सोच सोच कर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। 12 बजते बजते उसने बैठक को लीप दिया और द्वार पर झाड़ू भी लगा दी। अब भूख प्यास से वो बेहाल हो रहा था। वो विवशता से कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी को चीरने लगा, पर लकड़ी के तने में बहुत सख्त गांठ थी, जो कि कई लोगों के चीरने से भी टस से मस ना हुई थी। दुखी लकड़ी को चीरने से पहले बार बार कुल्हाड़ी से उस पर वार करता, पर लकड़ी जस की तस रहती। ऊपर से दुखी को लकड़ी चीरने का कोई तजुर्बा भी ना था, क्योंकि वो तो घास छीलता था और खुरपी की नोक से वो आराम से घास छील लेता था। ये एक नया तजुर्बा था। अब वो पसीने से नहा उठा था और भूख प्यास से निढाल हो रहा था। फिर भी वो लकड़ी की गांठ पर वार किए जा रहा था कुल्हाड़ी से। अब वो हाँफने भी लगा था, हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा भी छा रहा था। सिर में चक्कर आ रहा था। फिर वो कुछ देर के लिए एक तरफ कुल्हाड़ी रखकर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद खटपट की आवाज़ें सुनकर पंडिताइन ने पंडित जी को भोजन कराते हुए पूछा, बाहर कौन काम कर रहा है? पंडित जी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, दुखी है, मुझे लिवाने के लिए आया है। उसकी लड़की की मंगनी है, शाम तक वो जाऊंगा मैं उसके घर। तो पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, इन सब ने मेरे घर को सराय बना रखा है, जब दिल चाहा मुंह उठाकर चले आए। पंडित जी बोले, तभी तो कई दिन से मैं छूटे हुए काम उससे करवा रहा हूँ, अभागा है वो। दुखी के कानों में उन दोनों की हिकारत भरी बातें पड़ रही थी। फिर ये सोचा और सब्र कर लिया कि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि रात दिन इन बड़े ऊंची जाति के लोगों की गालियां सुने और बेगारी करें। बंधवा मजदूर बन के इनके सामने हाथ बांध कर खड़े रहें। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा नसीब। उसे घर के बाहर ही रखना, ये कहकर पंडिताइन ने कड़ाई से पंडित जी का मुंह देखा, नहीं तो घर अपवित्र हो जाएगा। देखो किसी भी कीमत पे वो घर के अंदर ना घुसे। अब भूख प्यास से दुखी को कमजोरी भी आने लगी थी, पर पंडित जी के हुक्म की तामील भी जरूरी थी। काफी देर से उसे काम करता देखकर पंडिताइन का मन कुछ पसीज सा गया, तो पंडित जी से बोली कि इस आदमी को भी कुछ खाने को दे दीजिए, सुबह से जी तोड़ काम कर रहा है, भूखा होगा बेचारा। तो पंडिताइन ने कहा कि घर में 4 रोटी बची हैं, अगर तुम कहो तो मैं दे दूं उसे। तो पंडित जी बोले बहुत गंभीर स्वर में कि अरे भाग्यवान, 4 पतरी पतरी रोटी में उसका क्या भला होगा, कम से कम शेर भर से कम में उसका भला ना होगा और ना उसका पेट भरेगा। इस पर चौंक कर हैरानी से पंडिताइन ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बाप रे बाप, शेर भर खाएगा वो, फिर तो रहने ही दो। तो पंडित ने सलाह दी कि ऐसा कर, आटे में कुछ भूसी और चोकर मिलाकर 2 लिट्ठा बना दे, मोटा मोटा। ये लोग तो ज्वार का भी लिट्ठा बनाकर खा जाते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगेगी। इस पर पंडिताइन ने बेदिली से उकताते हुए कहा,
अरे रहने भी दो, ये सब इतनी गर्मी में मुझसे ना होगा। पहले ही रसोई बनाकर थक गई हूँ और पसीने से नहाई हुई हूँ। इधर दुखी जी तोड़ मेहनत कर रहा था, पर लकड़ी की गांठ पर कुल्हाड़ी के भरपूर वारों के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो कुछ देर बाद बेदम होकर वहीं ज़मीन पर दोबारा बैठ गया। अब तेजी से सर घूम रहा था। इतने में उसकी बिरादरी का एक व्यक्ति, जो कि उसके साथ बहुत घुल मिल कर रहता था और उसका दोस्त भी था, उधर से आ निकला। फिर दुखी के पास बैठकर उससे पूछा, इतने बेहाल से क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तो दुखी ने उससे उस लकड़ी की गांठ के मार्फत बताया कि पंडित जी ने कहा है इसे चीरने के लिए, और बाकी सारे काम भी बताए जो कि वो सुबह से कर रहा था। तो वो व्यक्ति बोला, तुम नाहक हलकान हुए जा रहे हो। ये गांठ टस से मस ना होगी, ये देखने से ही पता चल रहा है, ये बहुत मजबूत है। इस पर दुखी ने कहा, अभी एक गाड़ी भर भूसा भी मुझे ढोना है मेरे भाई, मैं क्या करूं? फिर आगंतुक ने अगला सवाल किया कि कुछ खाने पीने को सुबह से मिला है यहाँ कि नहीं? दुखी ने इनकार कर दिया। तो वो गुस्से में बोला, जाकर मांग क्यों नहीं लेते हो? जब वो काम करवा रहे हैं तो क्या खाना भी ना देंगे? जमींदार और हाकिम भी मजूरी कराते हैं तो कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, चाहे पैसा दें, अन्न दें या खाना दें। पर पंडित जी तो निरे धर्मात्मा हैं, इन्हें तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं। दुखी की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उनका दिल तड़प उठा, पर होठों ने शिकायत की गुस्ताखी ना की। फिर वो व्यक्ति अपने काम से कहीं चला गया और दुखी मजबूरी में बेदिली से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी चीरने की कोशिश में जुट गया। अब एक भी दरार तक ना पड़ी थी उस लकड़ी पर, और वो कुल्हाड़ी से वार पर वार कर रहा था। अब उसको घर की याद आने लगी कि घर के लोग परेशान होंगे कि पंडित जी को बुलाने गए थे, कहाँ रह गए हैं। अब उसने सोचा कि मैं लकड़ी बाद में चीरूंगा, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है और मेरी ताकत भी जवाब दे रही है, तो पहले मैं भूसा उठा लेता हूँ। ये सोचकर उसने एक तरफ कुल्हाड़ी रख दी और झौवा उठा लिया। झौवा उठाकर उसने अपने सर पे रखना चाहा तो वो बहुत भारी था। फिर उसने बोझ कम करके झौवे को उठाया और थोड़ा थोड़ा करके वो उसको भूसे को ले जाकर दूसरी जगह डालने लगा। इस तरह कई बार में 4 बजे तक भूसे का काम खत्म हुआ। अब तक वो थककर चूर हो चुका था। भूख प्यास से उसके प्राण हलक में आ फंसे थे, पर उन बेरहम लोगों को दुखी पर रहम न आया। पेट पीठ में धंसा जा रहा था, अब दिल डूब रहा था, और उसने अपनी सारी ताकत को एकत्र करके कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी पर और उसकी गांठ पर वार करना शुरू कर दिया। अब दुखी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो हताश सा दुखी होकर झौवा सिर पर रखकर जमीन पर लेट गया। कुछ ही देर में उसको नींद आ गई। अब पंडित जी भी सोकर उठ चुके थे। उन्होंने तत्परता से उठकर हाथ मुंह धोया और पान खाया। फिर घर के बाहर आए जहां काम हो रहा था। उसने देखा कि काम तो बंद है, दुखी सर पे झौवा रखकर सो रहा है। तो उनको गुस्से से बहुत चीख कर आवाज़ निकाल कर बोले, अरे दुखिया, तू यहाँ सो रहा है, आराम फरमा रहा है, और लकड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। दिन भर क्या करता रहा तू? इतनी देर से काम कर रहा है, मुट्ठी भर भूसा ढोने में तुझे शाम लग गई और ये लकड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। अब उठ, जल्दी कर, तुझे भी देर हो रही होगी, तेरी लड़की की सगाई है ना, चल जल्दी कर,
चलना भी है तेरे घर। अब पंडित जी की बात सुनकर वो उठ खड़ा हुआ और फिर पूरे ताकत से लकड़ी पर वार उसने करना शुरू किया। पंडित जी उसके हर वार पर उसको बढ़ावा देते और बोलते, और तेज कस के मार, कुल्हाड़ी चला। इस तरह से उसको बोलते, तेरे हाथों में क्या दम नहीं है? क्या तूने भोजन नहीं किया है? ताकत लगा। अब दुखी अपने होश में ना था। पता नहीं कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में समा गई थी। उसने अनजाने बाहुबल और उन्माद से लकड़ी पे भरपूर वार किया और उसी वक्त लकड़ी बीच से फट गई। कुल्हाड़ी दुखी के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इसी के साथ दुखी भी चक्कर खाकर भूखा प्यासा बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी ने उसे आवाज देकर कहा, बस अब हो चुका है, थोड़ा काम और बाकी है। इस लकड़ी की अब पतली पतली चेलियां बनाकर एक तरफ रख दे। पर दुखी ना उठा। फिर पंटाइन भी घर के बाहर आ गई और बोली, अब यहीं पड़े रहोगे या उठ के लकड़ियां छोटी छोटी काटोगे? पर दुखी वैसे ही पड़ा रहा, कोई हलचल नहीं। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई तो उन्होंने नीचे बैठकर जमीन पर उसको ध्यान से पास से देखा तो पाया कि उसका शरीर अकड़ चुका था और दुखिया मर चुका। अब पंडित जी और पंटाइन ने उसकी जाति के लोगों में और घर में कहला भेजा कि दुखी अचानक मर गया है, लाश यहाँ से उठा ले जाओ। पर घर की औरतों के सिवा वहाँ कोई ना आया, क्योंकि वो व्यक्ति जो दुखी के पास दोपहर में आया था, दुखी की बिरादरी का ही, उसने सबको पंडित जी की सारी जातियाँ और काम बता दिए थे जो ज़बरदस्ती दुखी से ले रहा था। इसलिए उसने अपनी बिरादरी के किसी भी आदमी को लाश के पास ना जाने दिया। पंडित जी के घर के आसपास के लोग भी बहुत परेशान हो गए लाश को देखकर और बार बार पंडित को उलाहना देने लगे कि लाश हटवाइए, हमें पानी भी भरने जाना है कुएं से और हमारे सारे काम पड़े हैं और अब इतना समय बीत गया है, लाश से बदबू भी उठ रही है, इसे यहाँ से हटवाइए। अब पंडित जी के पास कोई चारा ना रहा, करते तो करते क्या। फिर उन्होंने रात गहराने के बाद सन्नाटा होने पर लाश के पैर में दूर से एक मोटी रस्सी का फंदा बनाकर डाला और सन्नाटे पे उसे खींचते हुए गांव के बाहर छोड़ आए, जहां गीदड़, कौवे, गिद्ध और कुत्तों ने उस लाश को अपना निवाला बना लिया। साथियों, दिल दहलाने वाले अत्याचारियों से रोत रोत ये कथा किसी को भी विचलित करने के लिए काफ़ी है। संसार में कुछ लोग इतने विविध मानसिकता से ग्रस्त होते हैं कि जानवर की पाशविकता भी उनके सामने शर्मसार हो जाती है। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी सबके लिए यही विनती है कि हम सब के दिलों से ऊंच नीच या धर्म जाति के नाम पर सिर्फ इंसानियत ही जिंदा रखें और हम सब हर इंसान में सिर्फ इंसान को ही ढूंढें, ना कि उसकी दूसरी बातों पे गौर फरमाएं। साथियों, अब अगली कहानी में बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।